हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं आरओ एग्जाम और यूपी पीसीएस 2024 को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र पूर्वालोकन की जो सीरीज है उसके हमने शॉर्ट नोट्स कंपाइल किए, जो पूरे यूट्यूब पर केवल और केवल आपको ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर ही मिलेंगे और किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा या किसी भी चैनल के द्वारा इस तरीके का इनिशिएट नहीं किया गया, क्योंकि इसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है, बहुत टाइम लगता है, रात रात भर जग के नोट्स बनाने पड़ते हैं, पूरी चीज़ों को कंपाइल करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमने आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से इन शॉर्ट नोट्स को तैयार किया है और जिसकी हम लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी की क्लास हो चुकी है 6 क्लास और इंडियन पॉलिटी की आज ही 5th क्लास है। इसी तरीके से हम 1 से 2 दिन बाद, हो सकता है 18 या 20 तारीख के बाद, हम एक दिन में इसकी 3-3 क्लासेस करेंगे और जल्दी आपका कवर हो जाए ताकि आप रिवीजन मैक्सिमम टाइम कर सकें। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप लोग दोस्तों इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, इसकी पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के नीचे मोर सेक्शन में इसका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप मैसेज करके पूरा पेमेंट सिस्टम, क्या प्राइस है और कैसे उस पीडीएफ को मिलेगा, ये सब चीज़ आपको वहां पे पता चल जाएगा पूरे गाइडलाइन के साथ। और इसका बर्गर से भी कम प्राइस रखा गया है, काफ़ी सस्ती पीडीएफ रखी गई है। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों ने इस पीडीएफ को लिया, अप्रिशिएट किया और वो पीडीएफ प्रिंट आउट करने के बाद हमारे क्लास के साथ रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो रहा है और चीज़ें उनकी बेहतर हो रही हैं। और अगर आप लोग भी ऐसा चाहते हैं तो आप लोग पीडीएफ परचेस करके हमारी क्लास के साथ रेगुलरिटी के साथ आप इसे देखते रहिए। डेमो पीडीएफ आप देखना चाहते हैं परचेस करने से पहले तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के आधे सेक्शन को कवर किया था और उसी के बाद आज हम अनुच्छेद 25 से पढ़ेंगे कि इसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, यानी जो प्रत्येक व्यक्ति है, उसे अपना धर्म मानने का, प्रचार करने का, उसमें विश्वास करने का, इन सभी चीजों की स्वतंत्रता है। लेकिन आर्टिकल 25(1) का जो पार्ट है वो 3 आधारों पे प्रतिबंध भी लगाता है। अगर आप किसी व्यक्ति का जबरन जो है कि धर्मांतरण करा रहे हैं या धर्म परिवर्तन करा रहे हैं या जबरदस्ती कर रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ धर्म को लेके, तो लोक व्यवस्था अगर प्रभावित हो रही है या सदाचार प्रभावित हो रहा है या स्वास्थ्य अगर प्रभावित हो रहा है, तो आपके धार्मिक आधार का जो स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता, उसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यानी उसको क्या कर दिया जाएगा? एब्सेंट कर दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा उस पर। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा जो कृत्य किए जा रहे हैं उससे लोक व्यवस्था या स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। वहीं आर्टिकल नंबर 29 की बात करें तो ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की बात की जाती है। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल नंबर 27 है, 28 है, 26 है, ये सभी आपके धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें शिक्षण संस्थाओं को प्रबंधित करने की बात की गई है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बात की गई है, अपने धर्म की व्यवस्था के लिए आप शुल्क लेने की भी बात इसमें की गई है। उसी तरीके से आर्टिकल नंबर 29, जो कि भाषाई और धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने वर्गों के हितों के लिए कार्य कर सकते हैं और उनके हितों के साथ साथ आर्टिकल 30 के तहत वो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं, उसमें पदोन्नति कर सकते हैं, उसमें पाठ्यक्रम तय कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की नियुक्ति कर सकते हैं। ये सभी चीजें वो कर सकते हैं, इसको प्रबंधित भी कर सकते हैं। वहीं आप देखोगे आर्टिकल नंबर 31 में संपत्ति का अनिवार्य अर्जन दिया गया था, लेकिन अब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको निश्चित कर दिया गया और किस में रख दिया गया? भाग 12 के अंतर्गत आर्टिकल 300 क में अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कहने का मतलब है कि अगर सरकार सार्वजनिक स्तर के कार्यों के लिए, चाहे हाईवे बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करने के लिए या कोई सार्वजनिक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए किसी भी प्रकार से अगर आपकी जमीन का अधिग्रहण करती है तो आप उसे मना नहीं कर सकते हो। बदले में सरकार आपको मुआवजा देगी, जो भी मार्केट में रेट चल रहा होगा आपकी जमीन का वो आपको मुआवजा देगी। लेकिन आप सार्वजनिक कल्याण को रोकने के लिए आप बाधा नहीं पैदा कर सकते कि नहीं, आप मेरी संपत्ति को नहीं अधिग्रहण कर सकते। लेकिन ये पहले था, फंडामेंटल राइट में जब ये पार्ट था तो मेरी मर्जी, मैं जमीन नहीं दूंगा चाहे आपका कल्याण हो या ना हो। तब जो है कि बहुत सारे केस होते थे, सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर बहुत सारे मामले, तो फिर वहां से एक निर्णय भी निकला और फिर संसद ने भी इसको 78 में हटा दिया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, कि हमें लैंड रिफॉर्म्स करने के साथ साथ जो पब्लिक वेलफेयर के जो काम करने होते हैं, ऐसे में संपत्ति का अधिकार बाधा पैदा कर रहा है, इसलिए इसको लीगल राइट बना दो कि हम संपत्ति खरीदने के बदले या अधिग्रहण करने के बदले लोगों को मुआवजा देंगे।
वहीं अगर बात करें कि अल्पसंख्यक वर्ग की जो बात है संविधान में, वो केवल भाषाई और धार्मिक, इन्हीं दो वर्गों को मान्यता दी जाती, भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता दी जाती है। फिर यहाँ पर हम देखें कि अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 का प्रयोग करके, जिसमें 5 प्रकार की रिट होती है। जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होते हैं या जो कोर्ट के जो जज होते हैं, वो पुलिस गिरफ्तार करती है उससे कह सकती है कि हमें सशरीर व्यक्ति चाहिए अपने सामने, ताकि हम देख सकें कि वो मौजूद भी है या नहीं। परमादेश की बात करें तो यहाँ पे जजेस के साथ आदेश दिया जाता है जजेस के द्वारा कि किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, हम उसे परम आदेश दे रहे हैं। हालांकि इसमें 2 अपवाद हैं, एक राष्ट्रपति और एक राज्यपाल। इन दोनों लोगों के लिए परमादेश जैसी रिट का दायर नहीं किया था। अगर राष्ट्रपति राज्यपाल अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे होंगे तो संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा इनको हटाने का प्रावधान है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं वो इनको आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि सर्वोच्च बॉडी है, सर्वोच्च संस्था है, या यूं कहें कि प्रथम नागरिक है, सर्वोच्च पद है, तो इसकी गरिमा को बनाए रखना आवश्यक है। वहीं प्रतिषेध की बात करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय का ये लेख होता है। इट मीन्स कि इसको जो अपर कोर्ट होती है वो प्रतिषेध किसी मामले पर सुनवाई करने से रोक देती है निम्नलिखित न्यायालयों को या निम्न न्यायालयों को कि आपके ये क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला है। वहीं उत्प्रेषण की बात करें तो पूर्णतया सूचित कीजिए, यानी यह भी प्रतिषेध से मिलता जुलता होता है, लेकिन यहाँ पर भी जो उच्च न्यायालय होती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो इस शक्ति का प्रयोग करके नीचे चल रहे मामले को जो है कि अपने पास मंगा लेते हैं। हालांकि इसकी और भी जानकारी मैंने आगे डिटेल से लिखी है जब हम संविधान संशोधन के पार्ट में पढ़ेंगे। और यहाँ पे कभी कभी इंग्लिश में भी मिलान करने को आता है, तो पता होना चाहिए बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में कहता है टू हैव दी बॉडी, यानी कि शरीर हमें चाहिए। परमादेश का मतलब था वी कमांड, यानी कमांड दे रहे हैं। उत्प्रेषण का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, यानी कि उस चीज को सर्टिफाइड करना। और अधिकार परीक्षा का मतलब होता है वाई राइट, मतलब व्हाट अथॉरिटी, कि आप किस अधिकार या किस अथॉरिटी के बेस पर आप किसी चीज का जो है कि कार्यभार संभाले हुए हैं या कर्तव्य पालन कर रहे हैं। तो कार्यभार अगर आप कोई संभालते हैं या कोई ऑफिस आप संभाल रहे हैं तो वो किस अधिकार से संभाल रहे हो, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आप अपना दे सकते हो हलफनामा कि भाई मैंने इस वैकेंसी के तहत ये गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त की है और मैं इस पद के आधार पे मैं इन शक्तियों का प्रयोग कर रहा हूँ। तो यही चीज पूछी जाती है। कभी कभी पूछा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत कब आया, तो ये सभी को पता है कि भाई 24 अप्रैल की वो डेट थी जो एक कह सकते हैं कि स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती है। 24 अप्रैल 1973 की डेट, जो कि केशवानंद भारती केस आया था और इसमें 13 जजेस की बैच जो थी, संवैधानिक पीठ जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा निर्णय दिया गया कि किसी भी जो भी मतलब कि अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रही है कोई बातें, तो हम उसको जो है कि 0 कर देंगे और कुछ चीजों में संशोधन नहीं कर सकती, जिसे हम कहते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इट मीन्स की बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन इसकी व्याख्या कौन करेगा, तो इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर की जाएगी कि कौन से प्रावधान आधारभूत ढांचे हैं जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसे आर्टिकल नंबर 32, ये आपका आधारभूत ढांचा है, इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते, चाहे भले पूरे के पूरे आप उसमें संशोधन कर सकते हो मूल अधिकारों में। इसीलिए आप देखोगे 1973 में ही ये प्रावधान आ गया था, लेकिन 1978 में संपत्ति के मूल अधिकारों का संशोधन किया गया, क्योंकि आर्टिकल 32 को छोड़ के किसी को भी आधारभूत ढांचा नहीं माना गया। उसमें आप संशोधन कर सकते हो, बशर्ते अगर वो विधि विरुद्ध में होगी, या यूं कहें कि अगर उसके द्वारा मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस विधि को 0 घोषित किया जा सकता है। क्लियर बात। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका जो ऑप्शन है केशवानंद भारती न मिलकर वहां पे मिनर्वा मिल्स केस भी आ जाता है 1980 में, तो यह भी कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को अपनाता है। हालांकि फिर अलग अलग केसेस में आते हैं आधारभूत ढांचे नए नए प्रकार के, लेकिन ये 2 मेजर लैंडमार्क होते हैं। अगर केशवानंद भारती आपको ऑप्शन ना मिले कि मिनर्वा मिल्स मिलता है, तो आपको मिनर्वा मिल्स लगाना चाहिए। ये नहीं कि प्रश्न में ऑप्शन नहीं है तो आप पेपर छोड़ के आ जाए, तो ऐसा नहीं करना है। फिर बात करेंगे कि वर्तमान में जो संपत्ति के अधिकार की जो पोजीशन है वो क्या है, कि यह एक लीगल राइट हो गया, विधिक अधिकार, जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 में जनता पार्टी सरकार जो थी, जिसके प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, इनके द्वारा भाग 12 में स्थापित कर दिया गया और आर्टिकल नंबर 300 क में इसको शामिल कर दिया गया है। वहीं कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि भारतीयों और नागरिकों, जो भारतीय नागरिक होते हैं और विदेशियों को, दोनों को मूल अधिकार जो प्राप्त है, तो आप देखोगे आर्टिकल 14 के बाद सीधे 15, 16, 17, 18, 19 सब छोड़ दो, सीधे 20 से शुरू करो, फिर 20,
21, 21A, यहाँ पर 22 छोड़ देना आपको, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और यहाँ पे 29, 30 भी छोड़ देना है, क्योंकि भारत के जो अल्पसंख्यक है वो जरूरी नहीं है कि विदेशों में भी वो अल्पसंख्यक हो। तो हम भारतीय अल्पसंख्यकों को देते हैं आर्टिकल 29 और 30, लेकिन विदेशियों को नहीं देते। जबकि यहाँ विदेशियों को नागरिक क्या है भाई, कानून के समक्ष समान मानिए उन्हें। ऐसा नहीं कि भारत में जो क्राइम करने पर किसी व्यक्ति को 1 साल सजा मिल रही है, वही क्राइम करने पर विदेशी को या तो आपने रिहा कर दिया या आपने उसे 10 साल की सजा दे दी। तो कानून समान रखिए और उसको भी आर्टिकल 32 के तहत अपने कुछ अधिकारों का बचाव करने के लिए छूट दी जाती है। तो इस तरीके से ये भी प्रश्न आ जाते हैं। फिर अब हम यहां पर देखेंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी को क्या कहते हैं दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब राज्य जब अपनी नीतियां बनाते हैं, राज्य अपने जो कानून बनाते हैं, उनमें मुख्य रूप से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, निदेशक सिद्धांत होते हैं, यानी अपनी नीतियों को कैसे आप कल्याणकारी बनाओगे, कैसे समावेशी बनाओगे, कैसे विकासात्मक बनाओगे, इनके लिए आप डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू करने का प्रयास कीजिए। जैसे पंचायती राज का गठन करके डीपीएसपी के इस प्रावधान आर्टिकल नंबर 40 को व्यवहारिक स्तर दिया गया और हमने जो सत्ता केवल 2 स्तर पे थी, केंद्र और राज्य, उस सत्ता का विकेंद्रीकरण करके स्थानीय स्तर के समुदायों को सशक्तिकरण किया, स्थानीय स्तर के समुदायों को सीधे राजनीति और प्रशासन में भागीदार बनाया। उसी तरीके से और भी ऐसे कई सारे प्रावधान हैं जो कि डीपीएसपी के तहत राज्य और केंद्र सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से कल्याणकारी विचारों को प्रस्तुत करती हैं। इसीलिए कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कल्याणकारी लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र कौन से प्रावधान में है, तो डीपीएसपी में है, क्योंकि यहीं पर हर प्रकार के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तो जैसा कि आप देखोगे कि डीपीएसपी का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक, आर्थिक, प्रजातंत्र या लोकतंत्र स्थापित करना, यानी कि समाज के स्तर पे उनका कल्याण करो और उस समाज का आप आर्थिक स्तर पे भी कल्याण करिए। हालांकि डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि फंडामेंटल राइट प्रवर्तनीय है, अर्थात वाद योग्य है। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन किया जाता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा किसी नियम के माध्यम से, तो आप तुरंत हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के तहत या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप उसके कानून के खिलाफ केस कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में कि ये सरकार या राज्य सरकार ने मेरा फंडामेंटल राइट छीन लिया है मुझसे, और उस पर एक्शन भी होगा। और सुप्रीम कोर्ट अगर देखती है कि हाँ ये बात सही है, तो पूरे के पूरे कानून को निरस्त कर सकती है। लेकिन अगर डीपीएसपी का कोई प्रावधान लागू नहीं किया जा रहा है, नीति बनाकर भी, या कोई जो है कि कल्याणकारी कार्य नहीं किया जा रहा है, तो आप डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका तो दायर कर सकते हो, लेकिन उस पर सुनवाई करना, न करना, निर्णय देना, ये सब चीजें नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि वादियों की नहीं है दोस्तों, वो सरकार अपनी पॉलिसी में समय समय के साथ उसका प्रवेश करती ही करती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। वहीं कल्याणकारी राज्य का जो विचार पाया जाता है वो मुख्य रूप से डीपीएसपी में पाया जाता है। हालांकि हम यहाँ पर एक और शब्द लिखेंगे, उद्देशिका, क्योंकि कल्याणकारी में कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात होती है। तो आपका सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दोनों की बातें कहाँ लिखी हुई हैं? प्रस्तावना में लिखी हुई है। और हम भारत को एक पंथ निरपेक्ष संप्रभु गणराज्य बना रहे हैं, समाजवादी गणराज्य बना रहे हैं। इट मीन्स कि वहां पर भी कल्याणकारी विचार दिख रहा है। लेकिन अगर प्रमुखता से देखा जाए तो डीपीएसपी पहला ऑप्शन होगा। अगर दोनों ऑप्शन को चयन करने के लिए आ जाए तो आपको डीपीएसपी और उद्देशिका दोनों को करना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही कल्याणकारी राज्य का विचार दिया हुआ है। वहीं डीपीएसपी का जो विचार है दोस्तों वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और कभी कभी इसे आयरिश संविधान लिखकर भी पूछ लिया जाता है। कौन सा संविधान लिखकर? आयरिश संविधान। फिर यहाँ हम बात करेंगे कि धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। जो धन का केंद्रीकरण अगर आप करोगे तो डीपीएसपी का उल्लंघन करता है, अर्थात आर्टिकल नंबर 39B और 39C। क्योंकि 39B और C में कहा गया है कि जो संपत्ति है उसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरी संपत्ति हो, और साथ ही साथ उसका दुरुपयोग सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है, धन का केंद्रीकरण कर रहा है, सरकार केंद्रीकरण कर रही है, तो आर्टिकल नंबर 39B और C का उल्लंघन किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये पीडीएफ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है और पूरी की पूरी घटना चक्र आपकी इससे इन शॉर्ट 2 से 3 बार रिवीजन हो सकती है, तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप लोग पीडीएफ को परचेस कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल के आप उसको बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, ताकि आपका घटना चक्र जैसी जो फोबिया है वो दूर हो जाए। और इसी वजह से ग्लैंस एकेडमी की टीम के मेंबर द्वारा, चाहे उसमें निशु मैम हो या शरद या सर जो कि मैं खुद हूँ, इनके द्वारा जो अथक प्रयास किया गया उसका आपको भी फायदा मिल सके।
और परचेस करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के नीचे मैंने दे रखा है, वहां पर आप मैसेज करके सारी इंक्वायरी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं, आर्टिकल नंबर 39B क्या कहता है, पहले ये समझ लो कि भौतिक स्वामित्व का नियंत्रण ऐसा जिससे सामूहिक हित सर्वोत्तम हो। भौतिक स्वामित्व का मतलब क्या होता है, हम लोग दो तरीके की करेंसी यूज करते हैं। एक करते हैं भौतिक करेंसी जो हमारे जेब में, पॉकेट में, पर्स में रहती है, उस करेंसी को क्या कहते हैं, रुपए कहते हैं। 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का, 1000 का, 10 रुपए, 20 रुपए, ये चीजें होती हैं। लेकिन एक होती है डिजिटल मनी जो हमारे अकाउंट में तो होती है, वॉलेट में होती है, फोन पे, गूगल पे से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वो हम हार्ड रूप में नहीं देख पाते। तो कहा जा रहा है कि भौतिक स्वामित्व का नियंत्रण ऐसा हो जिससे सामूहिक हित सर्वोत्तम हो, किसी एक व्यक्ति का हित नहीं होना चाहिए। और 39C क्या कहता है कि धन का केंद्रीकरण अगर आप कर रहे हो तो ये अहितकारी है, और ये दोनों ही काम अगर हो रहे हैं तो डीपीएसपी का उल्लंघन माना जाता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट है कि 39D समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। और अगर हम 39A की बात करें तो निःशुल्क एवं विधिक सहायता का प्रावधान किया जाता है। और 39D में क्या कहा गया कि महिला और पुरुष दोनों लोग अगर समान कार्य कर रहे हैं तो आप उनको समान वेतन दो। एग्जाम्पल के तौर पे कि महिला अगर किसी स्कूल की टीचर है तो उसको अगर सैलरी 20,000 मिल रही है, और पुरुष भी अगर उस स्कूल का टीचर है तो उसे सैलरी 50,000 नहीं मिलनी चाहिए, उसे भी 20,000 आप दीजिए। अगर कोई पुरुष किसी सार्वजनिक स्थल पे कूली का काम कर रहा है रेलवे स्टेशन पे, और उसे 40,000 रुपये महीने की पगार मिलती है, तो महिला भी अगर सेम काम को करती है, कूली का काम करती है, तो उस महिला को भी 40,000 ही पगार मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि महिला होने के नाते उसके साथ भेदभाव किया जाए और उसे कम पैसा दिया जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। राज्य सरकारें ये चीज सुनिश्चित करें, समय समय पर इनके लिए प्रावधान करें, समय समय पर इनके लिए अधिनियम और कानूनों को पारित करते रहें, ताकि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, जिससे लिंगानुपात के साथ साथ लिंग की समानता होनी चाहिए, जिससे हम लोग कहते हैं जेंडर इक्वालिटी, क्या मेल और क्या फीमेल दोनों को ही बराबर मुआवजा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप 39D को आर्टिकल नंबर 14 और 16 के साथ अगर आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। क्योंकि 14 क्या कहता है, भाई विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। और 16 क्या कहता है, अवसर की समानता, यानी कि चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को ही अवसर की समता है, दोनों ही लोग अवसर प्राप्त कर सकते हैं अपनी योग्यता अनुसार, इंटरव्यू देके, एग्जाम देके, पेपर देके, कैसे भी करके। और 14 का मतलब है फिर चाहे कोई लड़का हो या लड़की, अगर समान कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए समान वेतन होना चाहिए। और जब आर्टिकल 39D को आप 14 और 16 के साथ मिलाकर पढ़ोगे तब आपको यह अधिकार अच्छे से प्राप्त होता है। और अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डीपीएसपी हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 40 कई बार पूछा था कि किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायत के गठन से। आर्टिकल नंबर 44 समान नागरिक संहिता, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। क्या कहते हैं, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हालांकि इस समय केवल और केवल गोवा राज्य में ही ये लागू है, बाकी पूरे भारत में लागू नहीं है। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है, जो कि गांधीवादी विचार है, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित। आर्टिकल 50 न्यायपालिका एवं कार्य पृथक्करण होना चाहिए, मतलब कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग होने चाहिए। और अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास करने में प्रत्येक देश को अपना योगदान करना चाहिए, इसलिए भारत भी अपना योगदान देता है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए। किसी भी प्रकार की युद्ध प्रक्रियाओं में सम्मिलित नहीं होता भारत। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार भी होता है। और यही वजह होती है कि जब सरकार यह आवश्यक दशाएं पैदा नहीं कर पाती, ना शिक्षा दे पाती, ना काम दे पाती, ना लोक सहायता, तो ऐसे में क्या करती है, बेरोजगारी भत्ता देना शुरू कर देती है योजना के तौर पे कि भाई ठीक है आपको काम नहीं मिल रहा तो बदले में पैसा लेते रहिए कुछ। और आर्टिकल नंबर 39A कहता है समान न्याय और निःशुल्क सहायता, यानी जो लोग गरीब हैं या जिनके पास कोई पैसा नहीं है वह लोग भी जरूरत पड़ने पर विधिक रूप से जानकारी ले सकते हैं, लॉ से जो है कि मतलब वकील से, एडवोकेट से, जज से कुछ सलाह ले सकते हैं। साथ ही साथ पुलिस की इंक्वायरी, यानी कि पुलिस से सहयोग ले सकते हैं अपनी इंक्वायरी कराने के लिए, हर चीज के लिए। और 39D क्या है दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन। फिर आगे देखते हैं, आर्टिकल नंबर 46 कहता है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की वृद्धि की जा सकती है। मतलब किसी विशेष वर्ग में आप अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक, रोजगार की बात नहीं है, शिक्षा का प्रभाव करो और आर्थिक स्थिति में उनके सुधार कर सकते हो, ये आर्टिकल 46 कहता है। स्पेशली ये प्रोविजन दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 43A, अब यहाँ पर A B ये जो साइड में आ रहे हैं
इसका मतलब है कि 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया कि उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। यानी जिस इंडस्ट्री में कोई कर्मकार है या कोई कार्मिक है या कोई मजदूर है, वो जो काम कर रहा है दोस्तों, उसको भी उस कंपनी को मैनेजमेंट करने में भागीदारी बनाओ, क्योंकि अगर केवल आप उससे लेबर का काम करा रहे हो और मैनेजमेंट में उसकी भागीदारी नहीं है, सहभागिता नहीं है, तो नो डाउट वो कंपनी कोलैप्स कर जाएगी। भाई वो सबसे बेहतर तरीके से जानता है कंपनी को, जो दिन रात उसमें काम कर रहा है, उसे पता है कि इस कंपनी को कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है, कहाँ पर क्या क्या आवश्यकताएं हैं, कैसे उनकी भरपाई हो सकती है, कैसे हम रिसाइकिल प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, कम बजट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 43A जोड़ा गया कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। वहीं आर्टिकल 43B जो कि 97 संविधान संशोधन 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया कि सहकारी समितियों का संवर्धन किया जाए, मतलब लोगों को जागरूक किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए कि वो सहकारी समिति जैसी संस्थाओं को बनाए, सरकार उन पे जो है कि कुछ सब्सिडी दे, सरकार उनको कुछ वित्तीय सहायता दे, ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाकर वो अपना आर्थिक विकास कर सकें। आर्टिकल नंबर 48(1) क्या कहता है कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। अब ये एक ऐसा है दोस्तों प्रावधान जो आपको मूल कर्तव्य में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है, और यहाँ लिख रहा है प्राकृतिक पर्यावरण या पर्यावरण की रक्षा करना। तो कई बार ये प्रश्न कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ये फंडामेंटल राइट्स में है या फंडामेंटल ड्यूटीज में है या DPSP में है। तो देखा जाए तो ये प्रावधान दोनों में है। अगर आपको किसी एक का चयन करने को आ जाए तो आप DPSP का चयन कर लेना, अगर दोनों का ऑप्शन बन रहा है कूट के माध्यम से तो आप दोनों का चयन करिएगा। अब यहां पर देखोगे आर्टिकल नंबर 39A में क्या कहा गया, समान कार्य के लिए समान वेतन। 43A में क्या कहा गया, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी होनी चाहिए। 48A इसमें क्या कहा गया, पर्यावरण संरक्षण का संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। और ये तीनों के तीनों 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए हैं। क्लियर इतनी बात। अब यहां पर हम देखते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है किसके प्रति, ध्यान देना, ये जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध, ये आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। अब मैं आपको बता दूं जो आर्टिकल नंबर दोस्तों, तो आर्टिकल 23 दोस्तों मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति या जबरन कार्य कराना, बेगारी कराना, इस प्रकार की चीजों के लिए जो है कि प्रतिबंध करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए प्रतिबंध करता है। वहीं आर्टिकल 24 आपको कहता है कि बाल मजदूरी को प्रतिबंधित करना है। जबरदस्ती आप किसी भी बच्चे से काम नहीं करा सकते, न जोखिम भरे कारखानों में भी आप उन्हें नहीं लगा सकते, जैसे चूड़ी का कारखाना हो गया जहां कांच वगैरह होता है, पटाखे या बारूदों का कारखाना जहां पे आग लगने की संभावना होती है, इलेक्ट्रिक गैजेट के कारखाने जहां पर अक्सर जो है कि शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है। तो ऐसी जगह पर आप इन बच्चों से काम नहीं करा सकते, स्पेशली 14 वर्ष से कम उम्र की बच्चों से, क्योंकि 14 वर्ष से कम उम्र की बच्चों के लिए जगह बनाई गई है आर्टिकल नंबर 21A में, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करती है सरकार, न कि किसी प्रकार के कारखाने में काम करने के लिए। और 23 में क्या है, वेश्यावृत्ति, बेगारी, जबरन मजदूरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सभी चीजों को रोकने के लिए है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करती है बच्चों के प्रति, जनजातियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति, इन तीनों के प्रति आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया कि आप शोषण नहीं कर सकते इनका। और जबकि दलितों के साथ अगर आप शोषण कर रहे हो तो आर्टिकल नंबर 17 में आता है। क्लियर होगी बात, क्योंकि दलितों के लिए अलग से अस्पृश्यता का नियम बनाया गया, यही उनका सबसे बड़ा शोषण होता है, बाकी उनको सामान्य रूप से ट्रीट किया जाता है। क्लियर। आर्टिकल नंबर 47 की बात करें तो मादक पेय एवं स्वास्थ्य हानिकर औषधियों के उपयोग पर निषेध, यानी जो मादक पेय पदार्थ होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर होते हैं, उनको औषधि के उपभोग के सिवाय सभी चीज पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यानी कि केवल उनका यूज दवाई बनाने में किया जा सकता है, अदरवाइज उसको किसी भी प्रकार से मादक पेय पदार्थों को यूज नहीं किया जा सकता, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। अब यहाँ पे राज्य सरकार की पॉलिसी है, तो बिहार जैसे राज्यों ने, गुजरात जैसे राज्यों ने तो बना रखा है, लेकिन यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब ऐसे राज्यों में ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिसकी वजह से शराब की प्रतिबंध को रोका जाए, क्योंकि शराब से बहुत बड़ा जो है कि रेवेन्यू जनरेट होता है, इसलिए मैक्सिमम गवर्नमेंट क्या करती है, इन सब चीजों को नहीं बंद करती है, आराम से उनसे जनरेट किया जाता है। आप देखोगे शराब के ठेके पर जाओगे ना दोस्तों, तो वहां तो कितना भी गरीब आदमी हो और कितना भी अमीर, वो 1 रुपए की बार्गेनिंग नहीं करता।
अगर मान लो 200-300 रुपए की कोई बोतल आ रही है, कोई भी शराब आ रही है, और साथ में चेंज ना होने की वजह से उसने एक 5 रुपए 10 रुपए की नमकीन पकड़ा दी, तो आदमी चखना समझ के उसको लेकर चला आता है। उसमें ये नहीं कहता कि मुझे 10 रुपए रिटर्न करो या मुझे डिस्काउंट दो, आप रेट टू रेट दे रहे हो, कुछ नहीं कहता। तो ये बहुत बड़ा एक रेवेन्यू क्रिएट किया था यहाँ से सरकार के लिए। तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसीलिए सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं लेती है ज्यादातर। आगे देखते हैं डीपीएसपी में जो गांधीवादी सिद्धांत है। देखिए, मुख्य रूप से डीपीएसपी को 3 स्तरों पे बांटा गया। एक उदारवादी सिद्धांत, जिसमें स्वतंत्रता की बात हो रही हो या समान नागरिक संहिता की बात हो रही हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात हो रही हो, और वहीं कुछ ऐसे प्रावधान है जो समाजवादी प्रावधान है। जैसे अगर आप देखोगे कि लोगों को समान न्याय के लिए समान कार्य होना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क सहायता, इस प्रकार के प्रावधान है, और राइट टू एजुकेशन है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि कुछ प्रावधान गांधीवादी है, और गांधी जी लोकतंत्र में विश्वास तो रखते थे लेकिन संसदीय लोकतंत्र में नहीं। उन्होंने तो ब्रिटिश की संसद को, ब्रिटेन की संसद को वैश्या और बांझ कहा है, यानी जो किसी भी प्रकार के बच्चे नहीं पैदा कर पाती है महिलाएं, उन्हें वैश्या या बांझ कह दिया था। उसी तरीके से गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिश संसद के द्वारा कोई भी कल्याणकारी नियम नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये ब्रिटिश संसद वैश्या और बांझ के समान है। उन्होंने अपनी हिंद स्वराज पुस्तक में लिखा है इस चीज को, आप पढ़ सकते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि हम लघु स्तर पे काम करेंगे, कुटीर उद्योगों पे काम करेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे, जिससे हम अपने देश का विकास कर सकेंगे। तो ऐसे जो जो प्रावधान आपने पढ़े हैं डीपीएसपी में, जैसे आर्टिकल नंबर 40 जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है, आर्टिकल नंबर अगर मैं बात करूं 48 हो गया पर्यावरण से संबंधित, 47 कृषि पशुपालन से संबंधित है, कुटीर उद्योगों से संबंधित है। तो इन सभी पर फोकस किया गया है गांधी जी के द्वारा। तो ये सभी गांधीवादी सिद्धांत होते हैं। जैसे 43 कहता है कि कुटीर उद्योग, यानी कि जो हथकरघे वगैरह यूनिट से, जो हाथ से चीजों को तैयार किया जाता था, कुटीर उद्योग, तो उन पर फोकस करिए। 48 में गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार किया जाए, देसी गाय, देसी बछड़ों को जो है कि प्रोमोट किया जाए, और इसी के लिए सरकार के द्वारा गौवंश योजना भी चलाई जा रही है। गोकुल योजना कह सकते हो या गौवंश योजना। ये देसी गाय की जो नस्ल है उसमें सुधार करने के लिए और उनका बचाव करने के लिए, ताकि वो विलुप्त ना हो, इसलिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया। और ये राज्य सरकार ऐसी कोई योजना या कोई नीति चला रही है तो वो कहीं ना कहीं डीपीएसपी का पालन कर रही है। लेकिन एक स्टेटमेंट इसके लिए बहुत फेमस है कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, और यह स्टेटमेंट केटी शाह ने कहा। कहने का मतलब है कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है कि जब राज्य सरकार को लगेगा कि हमारे पास कुछ बजट है और हम किसी प्रावधान को लागू कर सकते हैं, तो वो लागू कर देगा अपनी सुविधा अनुसार। और अगर उसे लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम ऑलरेडी घाटे में चल रहे हैं, राजकोषीय घाटा हमारा ज्यादा है, तो हम इस प्रकार के प्रावधान न करें। तो जब राज्य को लगेगा कि सुविधाजनक मामला है तो कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं करेगा। इसीलिए केटी शाह ने कहा कि एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं मूल कर्तव्य के बारे में। तो मूल कर्तव्य के बारे में सिंपल सी बात समझिए कि भाग 4A यानी कि भाग 4 में जोड़ा गया है, और अनुच्छेद 51 का, क्योंकि आर्टिकल 51 किससे संबंधित है? डीपीएसपी से संबंधित है। और अगर हम भाग 4 की बात करें तो ये भी डीपीएसपी से संबंधित है, और इसी के साथ 51 का या 4 का मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ लिया गया। हालांकि ये कब जोड़ा गया? ये मूल संविधान में तो नहीं था, कई बार यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया, और किसकी सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। हालांकि इससे संबंधित एक और समिति थी जो आगे बनेगी 1979 में, जिसका नाम था वर्मा समिति। तो कभी कभी मिलान करने के लिए आता है तो स्वर्ण सिंह समिति आता है, वो तो सबको पता है, लेकिन अगर वर्मा समिति भी आ जाए तो भी आपको मूल कर्तव्य से ही जोड़ देना है। प्रारंभ में इस समिति के द्वारा जो सिफारिश की गई थी तो 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। हालांकि जो 11वां मूल कर्तव्य था उसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ दिया गया। कहने का मतलब हो गया कि मूल संविधान में, मतलब जो मूल कर्तव्य जब जोड़े गए थे संशोधन करके सिफारिश के तौर पे, तो उन्होंने 10 मूल कर्तव्य कहे और 10 जोड़ दिए। लेकिन बाद में सरकार के द्वारा 2002 में एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि प्रत्येक अभिभावक या माता पिता की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को जो 14 वर्ष से कम उम्र का है उसे प्राथमिक शिक्षा को प्रदान जरूर कराए। सरकार उसके लिए निःशुल्क शिक्षा चला रही है, निःशुल्क भोजन चला रही है, लेकिन अब सरकार घर से तो खींच के नहीं लाएगी ना। हालांकि वर्तमान में तो सारे टीचिंग डिपार्टमेंट को सरकारी स्तर पर आदेश दिया गया कि आप घर घर जाइए, विजिट करिए। अगर कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट है, जो स्कूल में नहीं जा रहा है, तो उसको समझाइए और उसको स्कूल लेकर आइए। लेकिन जिस समय यह प्रावधान बनाया गया उस समय यही था कि गार्जियन की जिम्मेदारी है कि आप उन्हें निःशुल्क प्राइमरी एजुकेशन में एडमिशन दिलाइए, और सरकार उसके लिए प्रावधान कर रही है।
क्लियर है। वहीं स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य कौन कौन रहे, तो स्वर्ण सिंह समिति साहब में खुद स्वर्ण सिंह अध्यक्ष थे और 11 और सदस्य थे। तो टोटल की अगर हम बात करें तो 12 सदस्य हैं। अब यहाँ पर हम 11 मौलिक कर्तव्यों को बस एक बार रीडिंग करेंगे, जैसे संविधान, राष्ट्रगान आदि का पालन करना, यानी अपने जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनका सम्मान करना, जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो आदर्श हैं, चाहे गांधीवादी आदर्श हो या फिर जो है कि नेहरूवादी आदर्श हो या पटेल जी के आदर्श हो या जितने भी भगत सिंह क्रांतिकारियों के आदर्श थे, महिलाओं के आदर्श थे, उनका सम्मान करना और अपने दिलों में उनको जगह देना। संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना कि भारत किसी प्रकार से अक्षुण्ण बना रहे। आह्वान करने पर देश की सेवा करना, यानी अगर भारत सरकार या भारत देश अगर आह्वान करे कि भाई हम पे एक ऐसी विपदा आ गई है कि हर व्यक्ति को जो है कि हमें आवश्यकता है कि हर व्यक्ति इस लड़ाई में, इस चुनौती में खड़ा हो जाए देश के साथ, तो आपको जरूर देश सेवा करनी चाहिए। हालांकि बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये मूल कर्तव्य है, हमें करना चाहिए। महामारी के समय आप देखोगे बहुत सारे डॉक्टर्स छुट्टी पर थे, बहुत सारे डॉक्टर जो है कि मेहनत करके दिन रात करके जो है कि हम लोगों की जान बचाने में लगे हुए थे, सारी सुविधा प्रदान करने में लगे थे। लेकिन वहीं कुछ डॉक्टर ऐसे भी थे जो इस महामारी से बचना चाह रहे थे और वो किसी न किसी बहाने से घर बैठना चाह रहे थे। तो ऐसे में जब मोदी जी के द्वारा नेशनल टीवी पर आह्वान किया गया पूरे देशवासियों से कि जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, जितने भी मेडिकल स्टाफ है, जितने भी डॉक्टर स्टाफ हैं, उन सभी को देश की जरूरत है और वो आगे आए और देश सेवा करें और लोगों की जान बचाएं। तो महामारी के इस संकट में आह्वान करने पर हमारा पूरा जो है कि मेडिकल स्टाफ, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, वार्ड बॉय हो, चाहे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो या सीएमओ हो या डॉक्टर हो, किसी भी प्रकार के डॉक्टर, सभी ने जो है कि देश सेवा की और कहीं ना कहीं उनके लिए आज भी हम सम्मान करते हैं उनके दिलों में, और हमारे दिलों में भी उनके लिए जगह है। तो हमारी जो आह्वान करने पे जो देश सेवा होती है वो एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अब समान भातृत्व भावना का विकास होना चाहिए। सामाजिक संस्कृति का महत्व समझें। सामाजिक संस्कृति का महत्व है मतलब हमारी जो संस्कृति है वो मिली जुली संस्कृति है जो हमारी विविधता में एकता को मजबूत करती है। जैसे यहाँ बौद्ध संस्कृति भी आपको देखने को मिलेगी, महावीर स्वामी की संस्कृति देखने को मिलेगी, महात्मा बुद्ध की संस्कृति है, यहाँ पे आपको चिश्तिया संप्रदाय की संस्कृति देखने को मिलेगी, निजामुद्दीन औलिया साहब की सूफी संस्कृति है, वहीं कबीर की संस्कृति है, यहाँ भगवान राम की संस्कृति है, तो यहाँ जो है कि अल्लाह की भी संस्कृति है, यहाँ भगवान यीशु की भी संस्कृति है। तो हर प्रकार की जो धर्म है, हर प्रकार का उनका कल्चर है, क्षेत्रीय है, उसके महत्व को समझिए और उसको संजोए रखने का प्रयास कीजिए। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा कीजिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का विकास कीजिए, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि को बढ़ावा दीजिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा कीजिए, हिंसा से दूर रहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय मत करिए। जैसे आपका रोडवेज पब्लिक प्रॉपर्टी है, रेलवे पब्लिक प्रॉपर्टी है, ट्यूबलाइट्स वगैरह जो रोड पे स्ट्रीट लाइट है वो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज है, पार्क वगैरह पब्लिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग इसका प्रयोग करते हैं और आप ही के कल्याण के लिए, आपकी सुविधा के लिए इन चीजों को लगाया गया है। वहीं 6 से 14 वर्ष के बच्चे को भी शिक्षा प्रदान करना चाहिए। ये 86वें संविधान संशोधन से एक मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ दिया गया। तो यहाँ तक ये सारी चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि डीपीएसपी का आर्टिकल 49 क्या कहता है। डीपीएसपी का आर्टिकल 49 कहता है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, और उन स्थानों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। अब जैसे आप देखोगे ताजमहल एक क्या है, राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक है, कुतुब मीनार क्या है, लाल किला क्या है भाई, पीसा की चार मीनार क्या हो गया। इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो हैं वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान है। जितने भी हमारे वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमि जितनी भी है, उन सभी की रक्षा करना और उनके लिए कानून बनाना राज्य का कर्तव्य है, और जनता का यह कर्तव्य है कि उनका सम्मान करे और उन कानूनों का पालन करे। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही होंगी। बहुत सारी चीजें मैं एक्स्ट्रा जो बता रहा हूँ वो अगर आपने पीडीएफ ली होगी तो उसमें आप एडिट कर रहे होंगे, ताकि आपको रिवीजन करते समय ये सारी चीजें फिर से ना सुननी पड़े क्लास को, और आपका तैयार हो जाए सारी चीज। अब यहाँ पर हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में पूरी चीज जानने से पहले हम जरा राष्ट्रपति महोदय का क्रम देख लेते हैं, कौन कौन से व्यक्ति हमारे यहाँ राष्ट्रपति बने और किस क्रम पर थे, क्योंकि यह भी कई बार मिलान करने के लिए आ जाता है। तो सबसे पहले हमारे भारत के राष्ट्रपति बनते हैं 1950 में राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी जो कि व्यक्ति के स्तर पे पहले क्रम पे थे, हालांकि इन्होंने 2 कार्यकाल का पूर्ण किया था, लेकिन व्यक्ति के स्तर पे एक ही माने जाएंगे। राधा कृष्णन साहब फिर उसके बाद आते हैं राष्ट्रपति, हालांकि ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे और उसके बाद 1 बार राष्ट्रपति बनते हैं। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन आते हैं, फिर वेंकट गिरी जो कि कार्यवाहक हैं, जिनको नहीं ऐड किया गया, फिर न्यायमूर्ति जो है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह, यह भी कार्यवाहक है, और ये एकमात्र ऐसे सुप्रीम कोर्ट के मतलब सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश होने के साथ साथ
फिर मुख्य न्यायाधीश के बाद ये उपराष्ट्रपति का पद संभाला क्योंकि तत्कालीन उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं थे। और फिर उसके बाद जैसे ही राष्ट्रपति भी देहांत हो गया या मौजूद नहीं थे तो इन्होंने राष्ट्रपति का भी कार्यभार संभाला। इट मीन्स कि क्या है कि एकमात्र ऐसे चीफ जस्टिस थे ये मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने तीनों ही पदों को सुशोभित किया। ये पूछा जाता है। फिर वराहगिरी वेंकटगिरी आते हैं जो कि चौथे नंबर पे आते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद साहब 5वें नंबर पे आते हैं। बीडी जत्ती जो कि एक कार्यवाहक थे कि कुछ समय के लिए कि जब तक नए राष्ट्रपति का नॉमिनेशन नहीं हो रहा या किसी वजह से राष्ट्रपति कार्य करने की स्थिति में नहीं है तो आप कार्यवाहक के रूप में काम कर सकते हैं। नीलम संजीव रेड्डी साहब, और ये भी क्या थे, ये निर्विरोध चुने गए थे। इनके बारे में भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे जो निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध का मतलब होता है कि इनके खिलाफ कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हुआ, ये एकमात्र खड़े हुए कांग्रेस की सरकार के साथ, मतलब कि गठबंधन जो कांग्रेस का था, और इनको ही चुन लिया गया। इनके विपक्ष में कोई व्यक्ति खड़ा ही नहीं हुआ कि मुझे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, ऐसा कोई भी नहीं हुआ, ये अकेले ही जीत गए। फिर उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह साहब आते हैं, आर वेंकट रमन साहब आते हैं। उसके बाद आप देखोगे और भी क्रम है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब, KR नारायण साहब, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। अब यहाँ से आपको 2 प्रश्न याद रख लेने। पहला तो इसका क्रम याद रखना है, आपको रिवीजन कर लेना है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक बार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रट लो। और ये 3 लोगों के नाम आपको याद होने चाहिए जुबान पे, क्योंकि ये क्रम पूछा जाता है। जैसे प्रणब मुखर्जी 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, रामनाथ कोविंद जी 14वें नंबर के, और वर्तमान हमारी जो राष्ट्रपति महिला हैं वो है द्रौपदी मुर्मू और ये 15वें नंबर के हैं। अगर मैं कहूं जनजातीय स्तर पे द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति है जो जनजाति है, महिला के स्तर पे दूसरी राष्ट्रपति है क्योंकि इससे पहले 12वें नंबर पे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर चुकी हैं। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहली महिला राष्ट्रपति जो जनजातीय क्षेत्र से है या जनजातीय समुदाय से है, द्रौपदी मुर्मू, दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और वर्तमान में किस क्रम पर है ये, तो 15वें क्रम पर है। अब यहाँ पे हम राष्ट्रपति के बारे में सारी जानकारी धीरे धीरे कलेक्ट करेंगे क्योंकि राष्ट्रपति से जो चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं वो चीजें आपको यहाँ क्लियर होनी चाहिए। जैसे भारतीय राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटिश का राजा क्या होता है, वंशानुगत होता है। यानी हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, साथ ही साथ विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा, अर्थात अप्रत्यक्ष चुनाव होता है क्योंकि जनता इसमें शामिल तो है लेकिन जनता डायरेक्ट ना होकर संसद के सदस्यों और राज्य विधानमंडल के विधायकों को चुनती है, फिर उसके बाद ये आगे जाके राष्ट्रपति को चुनते हैं। भारतीय राष्ट्रपति, यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति हो गया है, ये थोड़ा सा कट कर दीजिएगा। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक होता है, क्योंकि भारत में जो कार्यपालिका प्रमुख है वो जो है कि नाम मात्र की कार्यपालिका तो राष्ट्रपति में है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका प्राइम मिनिस्टर में होती है। जितने भी प्रकार के नियम होते हैं, जितने भी प्रकार की शक्तियां होती हैं, उन सभी का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति तो केवल बस एक मोहर के तौर पे होता है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति क्या होता है, वो वास्तविक शक्ति होती है, वही जो निर्णय देगा, वही जो काम करेगा, वही वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज और कुछ भी नहीं माना जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 53 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 53 कहता है कि संघ की एक कार्यपालिका होगी और जिसकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। लेकिन संघ की कार्यपालिका शक्ति जो वास्तविक होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, नाम मात्र की किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। और इसके बाद 74(1) में कहा गया कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। हालांकि यह सलाह लिखित कर दी गई थी, बाद में यह सलाह लिखित कर दी गई थी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। मतलब 1978 में, क्योंकि आपातकाल से बेचारे भुगत के आए थे, JP नारायण साहब थे और ये आपके मोरारजी देसाई साहब थे। जब इन्होंने अपनी सरकार बनाई तो इन्होंने कहा कि अब राष्ट्रपति मनमाने तौर पे काम नहीं करेगा, मंत्री परिषद की अगर सलाह ले भी रहा है तो वो लिखित तौर पे होनी चाहिए, यानी उसका प्रमाण होना चाहिए कि आपने क्या सलाह ली है और उसके अनुसार आपने काम किया है कि नहीं किया है। तो लिखित सलाह होने का प्रावधान 44वें संविधान द्वारा जोड़ा गया। यहां तक आपको समझ में आ गया। देखिए बहुत शॉर्ट में मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ और सारी चीजें रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि इससे बाहर देखिए कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो मैं स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, अगर उसको आप बहुत तल्लीनता से, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और उनको अपडेट भी अगर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से आप प्रश्न करके आओगे, कोई भी चीज आपकी गलत नहीं होगी। अब आर्टिकल नंबर 53(1) में कहा जाता है कि अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं कर सकता है राष्ट्रपति या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। और ये जो अधीनस्थ अधिकारी हैं यही होते हैं मंत्री परिषद और उनका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। वहीं आर्टिकल नंबर 54 में कहा गया है
कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि निर्वाचन प्रक्रिया किसमें है, तो वो आर्टिकल नंबर 55 में मिलेगा। लेकिन निर्वाचक मंडल की बात की जाए कि उसके राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सदस्य शामिल होंगे, तो ये आर्टिकल नंबर 54 में वर्णित है। अब जैसे कौन शामिल होगा, तो ध्यान देना कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और कितने निर्वाचित होते दोस्तों, 543। इससे पहले 2 निर्वाचित की जगह मनोनीत होते थे, जिनको हम एंग्लो इंडियन सदस्य कहते थे। लेकिन अब संविधान संशोधन 104 जो कि 2019 या 2020 में पारित हुआ, और जिसके तहत एंग्लो इंडियन समुदाय का जो प्रतिनिधित्व था लोकसभा में, उसको समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में अब जो भी राष्ट्रपति चुनाव होगा उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, जिनका नाम होगा और जिनकी संख्या कितनी, 543। वहीं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जिनकी संख्या होती है दोस्तों 233 होगी, हाँ, क्योंकि 12 सदस्य इसमें नॉमिनेट किए जाते हैं, जो साहित्य और सामाजिक कार्य और प्रतिभा वगैरह जो होती है इनसे सम्मानित होते हैं। तो ये लोग शामिल हो गए। वहीं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होंगे, यानी न तो मनोनीत शामिल होगा, न एंग्लो इंडियन शामिल होगा। यहाँ 3 तक तो समझ में आ गया, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये प्रावधान तो आजादी के बाद ही तय कर दिए गए थे संविधान में। लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास अपना खुद का विधानसभा है, अपनी खुद के मुख्यमंत्री हैं, तो इनको भी शामिल करने की बात की गई थी। और इनको भी 69 अमेंडमेंट के द्वारा तो हमने एनसीआर का दर्जा दिया था 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कहा गया कि दिल्ली और पुदुचेरी में अब एक नई विधानसभा गठित की जाएगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। और अब ये दोनों ही विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो अगर आपसे घुमा के प्रश्न पूछ ले कि दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना कब शुरू किया, 1992 के बाद से, 70वें संविधान संशोधन के बाद से इन्होंने शुरू किया, क्योंकि इससे पहले ये यूनियन टेरिटरीज थे, यहाँ पे किसी प्रकार का मुख्यमंत्री या विधानसभा नहीं थी। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए, हर एक लाइन को मैं बहुत अच्छे से डिटेल कर रहा हूँ, अगर आप नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में इन्हीं लाइनों में से जो प्रश्न आएगा ना, वो फिर आप छोड़ के आएंगे, फिर आप पछताएंगे और कुछ नहीं हो सकता आपका फिर। तो आराम से समझिए, और पीडीएफ आप परचेस कर लेते हैं तो बेस्ट रहेगा। इसलिए नहीं कि आपको ये जो है कि बहुत महंगी मिल रही है, इसलिए कि एक तो सस्ती है, और दूसरा अगर आप पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाल के पेन लेकर अगर बैठते हैं तो जो भी मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, उसको अगर आप साइड में नोट डाउन करते चले या उस पर आप अंडरलाइन करते चले, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेट होकर आप अपनी स्टडी को और भी बेहतर कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 55 के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो इसमें चुनाव का सूत्र दिया जाता है। कैसे? तो पहले हम विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मूल्य देखते हैं। तो जितनी भी राज्य की जनसंख्या होती है और राज्य के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत की बात नहीं हो रही है, निर्वाचित की बात हो रही है, उनकी गुणा कर दो 1000 से, तो ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मूल्य आ जाएगा, और एक सदस्य का मूल्य आएगा। फिर संसद के निर्वाचित सदस्य का मूल्य कैसे निकलेगा? तो सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान ले लो। अब सभी निर्वाचित विधानसभा, जैसे बिहार ले लो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, महाराष्ट्र, और बटे लिख दो निर्वाचित सांसदों की संख्या। और निर्वाचित सांसद कितने होते दोस्तों? 543 प्लस 233। अगर आप इसे जोड़ोगे तो लगभग इनका आ जाएगा 776। कितना आएगा? 776। भाई 3 3 6 4 3 7 और 5 2 7, 776 आ जाएगा। तो इस तरीके से इनका मापक निकलता है। अब आगे हम यहाँ पर कुछ और संशोधन देख लेते हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित हुए हैं। जैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया, जिसे 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा 2026 तक यथावत निर्धारित किया गया कि 2026 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 57 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है, चाहे वो कितनी भी बार। हालांकि यूएस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो केवल 2 बार होता है, जबकि भारत में आप कितनी बार भी पुनर्निर्वाचित हो सकते हो, लेकिन परंपरा ये बन गई है कि सभी लोग 2 ही बार निर्वाचित हो रहे हैं, उससे ज्यादा राष्ट्रपति पद का लालच नहीं रखते हैं। फिर यहां हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 71 के 1 पार्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव के विवाद को सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा। अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है तो उस पर निर्णय केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट नहीं कर सकता। आर्टिकल नंबर 56(1) का पार्ट कहता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति किसे देगा अपना त्यागपत्र? राष्ट्रपति को दे सकता है। फिर यहाँ पर कुछ शक्तियां दी हुई हैं राष्ट्रपति की, जैसे
अनुच्छेद 72 के अनुसार क्षमादान की शक्ति दी हुई है। जैसे आप क्षमा कर सकते हो, लघुकरण कर सकते हो, परिहार कर सकते हो, विराम कर सकते हो और प्रविलंबन कर सकते हो। ये उसकी शक्तियां हो गई। वहीं 5वीं अनुसूची में वर्णित अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं, शेड्यूल एरिया, इनको राष्ट्रपति आदेश द्वारा घोषित किया जा सकता है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा इनको समाप्त भी किया जा सकता है और राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति आदेश द्वारा उसका विस्तार भी किया जा सकता है। इट मीन्स कि जो शेड्यूल एरिया घोषित करने की बात होती है 5वीं अनुसूची में वर्णित जितने भी क्षेत्र होते हैं, तो या तो उनको घोषित भी राष्ट्रपति करेगा और समाप्त भी राष्ट्रपति करेगा। लेकिन अगर उनका विस्तार करने की बात हो तो वहां पर राज्यपाल का परामर्श लिया जाता है। लेकिन समाप्त करने या नए शेड्यूल एरिया को घोषित करने के लिए राष्ट्रपति को किसी प्रकार से राज्यपाल की सलाह नहीं लेनी होती है। लेकिन अगर जो पहले से ही अनुसूचित क्षेत्र या शेड्यूल एरिया घोषित किया जा चुका है, उसका अगर केवल हमें विस्तार करना है कुछ क्षेत्रों तक, तो उसके लिए राज्यपाल का परामर्श लिया जाता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक कहा जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को कहा जाता है, क्योंकि यह उपराष्ट्रपति बनने से पहले उच्चायुक्त थे, यानी कि कहीं ना कहीं फॉरेन सर्विस में थे, एक तरीके से राजदूत जिसे हम लोग कहते हैं। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस का आयोजन करते हैं। और शिक्षक होने का मतलब ये दार्शनिक विचारों से संबंधित थे, इसलिए इनको दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक कहा जाता है। कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन आंदोलन से भी संबंधित थे, जो व्यापारियों का आंदोलन चलता था? तो वीवी गिरी साहब इससे संबंधित थे आजादी के दौरान। और भ्रष्ट आचरण के आरोपों में सुप्रीम कोर्ट कौन राष्ट्रपति उपस्थित हुआ? तो वीवी गिरी साहब ही उपस्थित हुए। यानी ऐसा पहली बार था कि सुप्रीम कोर्ट में अपने बचाव के लिए राष्ट्रपति उपस्थित हुए एक केस के दौरान, और वो केस था भ्रष्ट आचरण के आरोप में। अब यहाँ पर हम कवर करेंगे उपराष्ट्रपति को दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति को देखें तो पहली चीज हम पढ़ेंगे कि क्रम के अनुसार और व्यक्तिगत क्रम। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन साहब, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, जो कि 2 बार उपराष्ट्रपति बनते हैं और फिर उसके बाद वो सेकेंड नंबर के राष्ट्रपति भी बनते हैं। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद वीवी गिरी आते हैं। फिर गोपाल स्वरूप पाठक आएंगे, बीडी जत्ती आएंगे, एम हिदायतुल्ला आएंगे जो कि कार्यवाहक थे, क्योंकि यही तो आगे जाके राष्ट्रपति का भी कार्यवाहक संभालते हैं, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, डॉक्टर के कृष्णकांत और भैरव सिंह शेखावत। यहां तक आपने देख लिया। अब लास्ट के आपको 3 से 4 आपको याद रखने होंगे, जैसे मोहम्मद हामिद अंसारी साहब 12वें नंबर के हैं, एम वेंकैया नायडू 13वें नंबर के थे, और जगदीप धनखड़ जो कि वर्तमान में हैं और ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। किस नंबर के? उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के। जबकि हमारे यहाँ जो द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट है वो 15वें नंबर की है। इतनी बात क्लियर? अब यहां पर भी हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है इसमें क्या होता है कि राज्य की विधानसभा शामिल नहीं होती, लेकिन इसमें निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य शामिल हो जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के समस्त संसद जो सांसद होते हैं, निर्वाचित प्लस मनोनीत। अब लोकसभा में कितने मिलेंगे? 543, क्योंकि यहाँ पे अब एंग्लो इंडियन तो इस बार खत्म हो गया, हालांकि इससे पहले ये 2 लोग भी शामिल होते थे। और अगर राज्यसभा की बात करें तो 245, जिसमें कि 12 जो नॉमिनेटेड है वो भी इसमें शामिल हैं। तो अब इतने लोग शामिल हो रहे हैं। 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव 2022 में जो निर्वाचक मंडल हुआ, हालांकि देखो उपराष्ट्रपति का चुनाव था 16वें नंबर का, लेकिन क्रम के स्तर पे कौन से नंबर पे हो? 14वें नंबर पे। तो राज्यसभा से 233 तो निर्वाचित सदस्य आए, राज्यसभा से 12 मनोनीत सदस्य आए, और लोकसभा से 543 निर्वाचित सदस्य आए, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन का पद ही खत्म कर दिया गया। तो अब चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत, उन्हें शामिल करना ही नहीं है। तो टोटल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 788, क्योंकि लोकसभा से 2 आंग्ल निर्वाचन मनोनीत सदस्य समाप्त हो चुके हैं। और कौन से संविधान से? 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। जगदीप धनखड़ जी के बारे में छोटी सी एक जानकारी और बताते चलें कि जगदीप धनखड़ जी विजयी हो गए और व्यक्तिगत क्रम में जो है कि 14वें नंबर पे थे। कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति के पद के लिए इनके विपक्ष में कौन खड़ा था, कौन चुनाव लड़ रहा था। फिर यहीं पे देखते हैं आर्टिकल नंबर 64 के अकॉर्डिंग और आर्टिकल नंबर 89(1) के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी अगर जब आप राज्यसभा के आर्टिकल को पढ़ोगे 89(1) तो उसमें भी यही लिखा होता है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। और जब आप उपराष्ट्रपति का आर्टिकल पढ़ोगे 64 तो यहाँ भी उपराष्ट्रपति के लिए कहा जाता है कि ये राज्यसभा का पदेन सभापति है। और इसके बाद अगर हम देखें
तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिससे लोकसभा अगर सहमत होती है तो ये आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, जबकि आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग की बात की जाती है। जब किसी समय राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति संभालते हैं तो सभापति का कार्यभार कौन संभालता है? राज्यसभा का उपसभापति संभालने लगता है। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी यूएसएसआर में भारतीय राजदूत थे, बीवी गिरी साहब श्रीलंका में राजदूत थे, भारतीय उच्चायुक्त, और केआर नारायण साहब चीन में राजदूत थे। ये तीनों ही लोग ऐसे थे जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले किसी न किसी देश में राजदूत या उच्चायुक्त के पद पर थे, क्योंकि उपरोक्त सभी उपराष्ट्रपति बनने से पहले विभिन्न देशों में राजदूत थे। तो इन तीनों के नाम याद रखना। फिर यहाँ पे आर्टिकल नंबर 61 के तहत देखा जाए तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी संसद द्वारा यानी कि कोई भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, फिर चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। महाभियोग हेतु लोकसभा और राज्यसभा के समस्त सांसद यानी दोनों के समस्त सांसद निर्वाचित हो चाहे मनोनीत शामिल होते हैं, जबकि इसके निर्वाचन में केवल निर्वाचित सांसद शामिल होते हैं, लेकिन इसको हटाने के लिए मनोनीत भी इसमें शामिल हो जाते हैं। जबकि राज्य विधानमंडल अब इसमें शामिल नहीं हो रहा है, क्योंकि निर्वाचन में तो शामिल होगा लेकिन हटाने में वो शामिल नहीं होता है। और महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ध्यान देना, महाभियोग प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति पद के कार्यभार को कौन संभालेगा? क्रमवार। पहले तो राष्ट्रपति का पद संभालेगा उपराष्ट्रपति। अगर मौके पे उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है मौके पर, वो कहीं बाहर है या मीटिंग में या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के होंगे वो लोग संभालेंगे। तो ये क्रम वाइज है जो राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। वहीं अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 361 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यपाल इन दोनों को ही उनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते शासकीय स्तर पे, तो उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे उन्हें छूट प्राप्त है। और उनके कार्यकाल के दौरान आपराधिक यानी दांडिक मुकदमा भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप सिविल मुकदमा चलाना चाहते हो, दीवानी मुकदमा, तो उसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा 2 माह पश्चात, तब जाके वो मुकदमा चलेगा। यानी अगर आपने आज आवेदन किया है राष्ट्रपति महोदय के प्रति, तो आपको 2 महीने बाद जो है कि फिर इस पर मुकदमा चल सकता है, लेकिन आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकता उनके कार्यकाल के दौरान। जब कार्यकाल खत्म हो तब अपना देख सकते हो। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकता है। यदि मंत्रिपरिषद के पास बहुमत नहीं है तो भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा। यानी अगर मंत्रिपरिषद या जो सरकार है अगर वो लोकसभा में है, विश्वास मत है, तो चाहे तो उसके सलाह पे राष्ट्रपति क्या करेगा? लोकसभा को भंग कर सकता है। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद के पास खुद ही बहुमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो उसे भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा कि वो भंग करेगा या नहीं करेगा। और यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे अपना आखिरी पॉइंट, और वो आखिरी पॉइंट है कि अनुच्छेद 108 के अकॉर्डिंग संयुक्त राष्ट्र बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। यानी जब किसी सामान्य विधेयक पर, जिसमें संविधान संशोधन विधेयक हटा दो और धन विधेयक हटा दो, क्योंकि इन दोनों पर किसी भी प्रकार से संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को छोड़कर किसी भी प्रकार के सामान्य विधेयक पर अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच विधेयक को लेकर गतिरोध हो जाता है या समस्या पैदा हो जाती है कि विधेयक पास नहीं हो रहा है, तो ऐसे में राष्ट्रपति के द्वारा बैठक आहूत की जाती है। आहूत का मतलब होता है बुलाना, कि दोनों सदस्य यानी कि दोनों सदन की बैठक की जाएगी, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता है वो आर्टिकल नंबर 118 के तहत लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाएगी। और अगर लोकसभा स्पीकर उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा तो फिर लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो उसकी अध्यक्षता करेगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो आज की क्लास दोस्तों यहाँ तक ही रहेगी, और कल हम आगे शुरू करेंगे पेप्सू अधिनियम के द्वारा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों। अगर आपको क्लास वाकई समझ में आई हो और पीडीएफ अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इंक्वायरी कर लीजिए, वहां से आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। प्रिंट आउट निकलवा के बाकायदा आप स्टडी करिए, और हमारे क्लास से आप जो भी डाउट है आप उसको देख सकते हैं। और पीडीएफ से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है या किसी बात पर आपको चर्चा करनी है तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां से आप बात कर पाएंगे और कोई भी समस्या है उसका समाधान जरूर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।